आज का चैप्टर है एसिड्स बेसेस एंड सॉल्ट्स। ये सीबीएसई क्लास 10 का साइंस का एक चैप्टर है। इस चैप्टर में हम लोगों को एसिड्स बेसेस और सॉल्ट्स के बारे में पढ़ना है। ये तीनों चीज़ों के बारे में तो आप लोगों ने सुना ही होगा। तो आइए शुरू करते हैं टेस्ट ऑफ फूड से। हम लोग रोज़ कई तरह की चीज़ें खाते हैं जिसका अलग अलग टेस्ट होता है। तो उसमें से कुछ सावर यानी खट्टा, बिटर यानी कड़वा और सॉल्टी यानी नमकीन होता है। तो यह सब टेस्ट होता किस वजह से है? तो इसका रीज़न है सावर यानी खट्टा एसिड के वजह से, बिटर यानी कड़वा बेस के वजह से और सॉल्टी यानी नमकीन सॉल्ट के वजह से। अब आते हैं एसिडिटी के ऊपर। एसिडिटी होता क्या है? एसिडिटी वो है जब हम ज़्यादा खा लेते हैं तो उस समय इनडाइजेशन यानी पचता नहीं है खाना। उस समय हमारा पेट HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड निकालता है और वो बहुत ज़्यादा मात्रा में निकलने की वजह से हमारे पेट में जलन होता है। उसी को हम लोग बोलते हैं एसिडिटी। तो अब ये एसिडिटी मतलब जब होता है तो हम लोग बहुत सारा चीज़ बोलते हैं, जैसे लेमन, विनेगर, बेकिंग सोडा ले लेने, लेकिन ये नहीं लेना चाहिए। उस समय क्या करना चाहिए? हम लोग को उस समय ऐसा फूड लेना चाहिए जिसका नेचर बेसिक हो, यानी बेसिक हो, जैसे एंटासिड्स का टैबलेट, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। ऐसा हम लोग को क्यों करना चाहिए? इसका रीज़न ये है कि एसिड और बेस एक दूसरे का इफ़ेक्ट को न्यूलिफाई कर देते हैं यानी ज़ीरो कर देते हैं, इसलिए हम लोग को एंटासिड्स लेना चाहिए। अब हम लोग शुरू करेंगे आइडेंटिफिकेशन ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। तो एसिड और बेस को कैसे आइडेंटिफाई करें कि कौन सा एसिड है और कौन बेस है? उसके लिए हम लोग इंडिकेटर्स का यूज़ करते हैं। इंडिकेटर्स दो टाइप का होता है, एक नेचुरल इंडिकेटर और एक सिंथेटिक इंडिकेटर। तो इंडिकेटर क्या होता है तो उसके बारे में जानते हैं। तो इंडिकेटर एक वीक एसिड या फिर वीक बेस होता है जिसकी मदद से हम लोग ये पता लगाते हैं कि कौन एसिड है कौन बेस है। इसका एग्जांपल्स है लिटमस, फेनोल्फथेनिल, मेथाइल ऑरेंज और एक्सेट्रा, बहुत सारी चीज़ें। तो अब इंडिकेटर्स में नेचुरल इंडिकेटर आता है जैसे लिटमस, टर्मरिक, रेड कैबेज लीव्स एक्सेट्रा, और सिंथेटिक इंडिकेटर्स में आता है मेथाइल ऑरेंज, फेनोल्फथेनिल एक्सेट्रा। अब आते हैं इंडिकेटर्स का कुछ एग्जाम्पल में। तो यूनिवर्सल इंडिकेटर है यहाँ पे, जिसका न्यूट्रल में कलर ग्रीन है, एसिड में रेड येलो और एल्कली में ग्रीन पर्पल। फेनोल्फथेलिन न्यूट्रल में कलरलेस, एसिड में कलरलेस और एल्कली में पिंक। मेथाइल ऑरेंज न्यूट्रल में कलरलेस, एसिड में रेड और एल्कली में भी कलरलेस। ब्लू लिटमस न्यूट्रल में ब्लू, एसिड में रेड और एल्कली में ब्लू। रेड लिटमस न्यूट्रल में रेड, एसिड में रेड और एल्कली में ब्लू। अब एक क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट इज़ द कलर ऑफ मेथाइल ऑरेंज? तो आप जैसा देख सकते हैं कि मेथाइल ऑरेंज का कलर एसिड में रेड है और एल्कली में येलो है। अब आप सोच रहे होंगे कि एल्कली क्या है? तो एल्कली कुछ नहीं, बस एक बेस है जो कि वाटर में डिज़ोल्व हो सकता है, यानी एक ऐसा बेस जो कि वाटर में डिज़ोल्व हो जाए उसे एल्कली बोलते हैं। अब अगर देखा जाए टर्मरिक का यानी हल्दी का, तो वो न्यूट्रल में येलो रहता है, बेसिक में ब्राउनिश रेड और एसिडिक में भी उसका कलर येलो ही रहता है। अभी तक हम लोगों ने जितना भी इंडिकेटर्स के बारे में पढ़ा वो सब्सटेंस को एसिडिक और बेसिक अपना कलर चेंज करके बताते हैं, जैसे कि लिटमस, मेथाइल ऑरेंज और फेनोल्फथेलिन हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। कुछ ऐसे और भी इंडिकेटर्स हैं जिनका कलर चेंज नहीं होता है एसिडिक और बेसिक मीडियम में, उनका ऑर्डर यानी कि स्मेल चेंज हो जाता है, जैसे कि एग्जांपल है ऑनियन, वेनिला, क्लोव एक्सेट्रा। अब अगर ऑनियन को देखा जाए तो ऑनियन का पेस्ट और जूस अगर लिया जाए तो वो बेस में अपना स्मेल लूज़ कर देता है और वहीं एसिड में वो अपना स्मेल को लूज़ नहीं करता है। तो ये एक ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर का एग्जांपल था। और वेनिला जो है वो भी उसी तरह बेस में स्मेल लूज़ कर देता है और एसिड में लूज़ नहीं करता है। तो वेनिला का भी वही चीज़ है, ये भी एक ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर का ही एग्जांपल है। सेम उसी तरह जो क्लोव होता है उसका भी बेस में ही स्मेल लूज़ हो जाता है मगर एसिड में उसका स्मेल लूज़ नहीं होता है। अब आते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड में। तो एसिड का पहला प्रॉपर्टी ये है कि वो वाटर में जाने के बाद हाइड्रोजन आयन को रिलीज़ कर देता है, यानी कि छोड़ देता है H+ आयन को। ब्लू लिटमस पेपर को वो रेड में बदल देता है क्योंकि उसके अंदर हाइड्रोजन आयन प्रेजेंट है। इससे ये पता चलता है कि हाइड्रोजन आयन एक रीज़न है किसी भी सॉल्यूशन का एसिडिक होने का। तो इसलिए ब्लू लिटमस पेपर का यूज़ किया जाता है एसिड का टेस्ट करने के लिए। थर्ड प्रॉपर्टी है कि एसिड सावर टेस्ट होता है, नहीं खट्टा होता है, जैसे कि एग्जांपल में लेमन, लाइम्स, विनेगर, ये सभी एसिडिक है क्योंकि खट्टा टेस्ट होता है इसका।
अब आते हैं अदर एग्जांपल्स ऑफ एसिड में। तो पहला है हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl। ये वो एसिड है जो कि हम लोगों के पेट में पाया जाता है। फिर है सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, नाइट्रिक एसिड HNO3। ये तीनों ही एसिड बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। फोर्थ है एसिडिक एसिड CH3COOH। अब आते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ बेसिस में। तो बेस जो होता है वाटर में जाने के बाद हाइड्रोक्साइड आयन को रिलीज़ कर देता है, और फिर वो उसका सेकेंड प्रॉपर्टी है ये है कि वो रेड लिटमस पेपर को ब्लू में बदल देता है, क्योंकि उसमें हाइड्रोक्साइड आयन होता है। इससे ये पता चल जाता है कि हाइड्रोक्साइड आयन मेन रीज़न है किसी भी सॉल्यूशन का बेसिक होने का। थर्ड प्रॉपर्टी ये है कि बेस का बिटर टेस्ट होता है, यानी कि वो कड़वा होता है। अब आते हैं कुछ कॉमन बेसिस के एग्जांपल्स पे। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH2, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH2। यहाँ पे एसिड और बेसिस का प्रॉपर्टी के बीच एक कंपैरिजन दिया हुआ है, आप चाहे तो पढ़ सकते हैं। हम अगले टॉपिक पे बढ़ते हैं। हाउ डू एसिड्स रिएक्ट विथ मेटल। अब एसिड मेटल के साथ कैसे रिएक्शन करता है। तो मेटल डिस्प्लेस हाइड्रोजन एटम्स फ्रॉम द एसिड्स एंड एज हाइड्रोजन गैस एंड फॉर्म्स कंपाउंड कॉल्ड अ सॉल्ट। यानी मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस को डिस्प्लेस कर देते हैं, यानी जो हाइड्रोजन आयन रहता है एसिडिक बनाता है जो कोई भी सोल्यूशन को, यानी एसिडिक के लिए जो हाइड्रोजन आयन एसेंशियल होता है उसी हाइड्रोजन आयन को डिस्प्लेस करके उसको हाइड्रोजन गैस में फॉर्म कर देता है और ख़ुद का एक सॉल्ट फॉर्म कर लेता है। तो इसका रूल ये है कि मेटल प्लस एसिड गिव्स सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। यहाँ एक एग्जांपल है, जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड गिव्स जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन। यानी जिंक जो मेटल है वो सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन करके जिंक सल्फेट एक सॉल्ट और एक हाइड्रोजन गैस बनाता है। यहाँ एक और एग्जांपल है, आयरन प्लस सल्फ्यूरिक एसिड गिव्स आयरन सल्फेट प्लस हाइड्रोजन। यहाँ पे आयरन मेटल सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करके आयरन सल्फेट यानी एक सॉल्ट और एक हाइड्रोजन गैस फॉर्म कर रहा है। हाउ डू बेसिस रिएक्ट विथ मेटल्स। बेस कैसे मेटल के साथ रिएक्ट करता है। एसिड के बारे में तो हम लोगों ने पढ़ लिया। तो द मेटल्स रिएक्ट विथ बेस टू गिव मेटल सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। इसमें भी सेम रिएक्शन ही होता है, मेटल सॉल्ट बनता है और हाइड्रोजन गैस बनता है जब मेटल बेस के साथ रिएक्शन करता है। तो यहाँ पर एक एग्जांपल है, जिंक प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड गिव्स सोडियम जिंकेट प्लस हाइड्रोजन गैस। सोडियम जिंकेट एक मेटल सॉल्ट है जो कि मेटल जब बेस के साथ रिएक्शन किया है तब बना है। एक और एग्जांपल है, जब एल्यूमिनियम सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करता है तो सोडियम एल्यूमिनेट और हाइड्रोजन गैस फॉर्म करता है। हम लोगों ने देखा कि दोनों के दोनों रिएक्शंस में हाइड्रोजन गैस निकल रहा है, लेकिन ऐसा हर केस में पॉसिबल नहीं है इस टाइप का रिएक्शन। अब हम लोग पढ़ेंगे हाउ डू मेटल कार्बोनेट्स रिएक्ट विद एसिड। तो अब जानते हैं कार्बोनेट क्या होता है। कार्बोनेट असल में एक रेडिकल है जिसका फार्मूला है CO3। तो जब भी एक मेटल कार्बोनेट एक कंपाउंड है जो कि बेसिक इन नेचर होता है, तो वो एसिड के साथ जब भी रिएक्शन करेगा तो एक सॉल्ट फॉर्म करेगा और कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म करेगा और वाटर फॉर्म करेगा। तो मेटल कार्बोनेट एसिड के साथ रिएक्ट करके ये सब चीज़ फॉर्म करता है। तो इसका एग्जांपल होगा कि सोडियम कार्बोनेट जब सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन करेगा तो सोडियम सल्फेट फॉर्म करेगा, वाटर फॉर्म करेगा और कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म करेगा। यहाँ पे सोडियम सल्फेट एक सॉल्ट है। कैल्शियम कार्बोनेट जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन करेगा तो कैल्शियम क्लोराइड वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म करेगा। यहाँ पे कैल्शियम क्लोराइड एक सॉल्ट है। अब आते हैं हाउ डू मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स रिएक्ट विथ एसिड्स। तो मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट कैसे रिएक्ट करता है एसिड्स से। तो अब हाइड्रोजन कार्बोनेट होता क्या है। हाइड्रोजन कार्बोनेट भी एक रेडिकल है जिसका सिंबल है HCO3। तो ऑल मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स रिएक्ट विथ एसिड टू गिव अ कॉरस्पॉन्डिंग सॉल्ट कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। तो हाइड्रोजन कार्बोनेट भी सेम कार्बोनेट की तरह ही रिएक्शन करके मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट रिएक्शन करके एसिड के साथ एक सॉल्ट बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है और वाटर बनाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन करता है तो NaCl यानी सोडियम क्लोराइड सॉल्ट फॉर्म करता है, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म करता है। कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जब
हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन करता है तो कैल्शियम क्लोराइड वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म करता है। अब आता है चॉक, मार्बल और लाइमस्टोन के बारे में। तो ये सब हम लोगों ने सुना है बहुत, लेकिन ये होता क्या है? तो ये सब कैल्शियम कार्बोनेट का एक फॉर्म होता है, यानी CaCO3 का। और ये कैसे फॉर्म होता है और ये है क्या, इसके बारे में आगे पढ़ते हैं। तो एक क्वेश्चन है, व्हाट हैपेंस व्हेन CO2 गैस इज़ पास्ड थ्रू लाइम वाटर, यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या होता है जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस को कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से पास कराया जाता है, यानी लाइम वाटर से? तो इसको हम लोग दो पार्ट में करेंगे। पहला क्या होगा जब हम लोग उसको लेस क्वांटिटी में पास कराएंगे, और दूसरा जब हम लोग उसको एक्सेस क्वांटिटी में पास कराएंगे। तो पहले जानते हैं कि लेस क्वांटिटी में पास कराएंगे तो क्या होगा। तो पहले कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी कि लाइम वाटर जब CO2 के साथ रिएक्शन करेगा तो उससे एक सब्सटेंस फॉर्म होगा जिसका नाम है कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3, और प्लस H2O भी फॉर्म होगा। तो ये एक वाइट प्रेसिपिटेट के रूप में फॉर्म होगा, मतलब कि ये सॉल्युबल नहीं है वाटर में, तभी ये वाइट प्रेसिपिटेट की तरह फॉर्म होगा और नीचे जम जाएगा। तो यही वो कैल्शियम कार्बोनेट है जो कि चॉक, लाइमस्टोन और मार्बल के रूप में अलग अलग तरीके से पाया जाता है। तो ये बनता कैसे है? वैसे ही जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करने पर ये फॉर्म होता है, लेकिन लेस क्वांटिटी में, और ये इनसॉल्युबल इन वाटर होता है। अब क्या होगा जब इसको एक्सेस पास कराया जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड को? तो कैल्शियम कार्बोनेट तो पहले से ही लेस क्वांटिटी में करने पर है, सिस्टम में है, यानी जब एक्सेस करेंगे तो कैल्शियम कार्बोनेट तो रहेगा ही, उसके साथ और CO2 रिएक्शन करेगा, तो कैल्शियम कार्बोनेट प्लस CO2। लेकिन अब सिस्टम में है तो वाटर भी अभी भी फॉर्म हुआ है रिएक्शन के बाद, तो वाटर भी साथ में रहेगा। तो CaCO3 प्लस CO2 प्लस H2O, ये तीनों चीज़ रिएक्शन करेगा, और रिएक्शन करने के बाद ये तीनों चीज़ रिएक्शन करने के बाद फॉर्म करेगा एक सब्सटेंस जिसका नाम है कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, यानी कि CaHCO3 तो ये सब्सटेंस को फॉर्म करेगा ये तीनों जन रिएक्शन करने के बाद। लेकिन ये जो सब्सटेंस होगा ये कोई वाइट प्रेसिपिटेट नहीं होगा, ये होगा कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जो कि होता है सॉल्युबल इन वाटर। ये जो कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है, इसी के वजह से एक कलर आता है मिल्की कलर, यानी कि वाइट कलर एक आ जाता है उस सॉल्यूशन का, इस सब्सटेंस के वजह से। मैं एक बार फिर से दोहरा रहा हूँ, इस प्रोसेस में पहले क्या होता है, कैल्शियम ऑक्साइड यानी कि क्विक लाइम जो होता है, जो कि बाज़ार में ऐसे मिलता है, उसको जब हम लोग पानी में डालते हैं तो वाटर के साथ रिएक्शन करके फॉर्म करता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसको बोलते हैं हम लोग लाइम वाटर। अब उसी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में जब हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड को पास कराते हैं लेस क्वांटिटी में, तो वो बनाता है कैल्शियम कार्बोनेट, जो कि वाइट प्रेसिपिटेट रह जाता है। और वही कैल्शियम कार्बोनेट में जब एक्सेस क्वांटिटी में हम लोग CO2 पास करा देते हैं तो वही चेंज हो जाता है कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट में, जो कि सॉल्युबल इन वाटर होता है, जिसकी वजह से एक मिल्की कलर भी आता है। तो अब इसी पे बेस्ड एक क्वेश्चन आ सकता है कि वाई द कलर ऑफ लाइम वाटर, यानी कि जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड था, बिकम्स मिल्की व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज़ पास्ड थ्रू देम। तो उसका कलर मिल्की क्यों हो जाता है? तो उसका आंसर यही होगा कि जब उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड पास कराया जाता है
तो वो कैल्शियम कार्बोनेट बनता है, उसके बाद वो कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बन जाता है जो कि सॉल्युबल इन वाटर होता है और उसी के वजह से ये मिल्की कलर भी आता है। अब आते हैं क्वेश्चंस में। तो वाई शुड कर्ड एंड सावर सब्सटेंस नॉट बी केप्ट इन ब्रास एंड कॉपर वेसल्स, ये क्वेश्चन है। तो इसका आंसर ये होगा कि जो कर्ड और सावर सब्सटेंस होता है वो क्या होगा, एसिडिक मटेरियल होगा क्योंकि वो खट्टा है। और ब्रास और कॉपर वेसल जो कि एक मेटल है, तो हम लोग रिएक्शन तो जानते ही हैं। तो रिएक्शन करने के बाद मेटल सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस फॉर्म होता है जिससे कि मेटल का बर्तन जो होता है कोरोड हो जाता है या फिर ख़राब हो जाता है। अब सेकेंड क्वेश्चन है, विच गैस इज़ यूजुअली लाइब्रेटेड व्हेन एन एसिड रिएक्ट्स विथ अ मेटल, इलस्ट्रेट विथ एन एग्जाम्पल, हाउ विल यू टेस्ट फॉर द प्रेजेंस ऑफ दिस गैस। तो इसका आंसर ये है कि जब भी किसी मेटल के साथ एसिड रिएक्शन करता है तो सॉल्ट ऑफ मेटल बनता है और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होता है, यानी कि जो गैस निकला वो हाइड्रोजन है। तो अब उसका टेस्ट कैसे करेंगे कि हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हुआ कि नहीं। तो हाइड्रोजन गैस ही बहुत ज़्यादा इन्फ्लेमेबल गैस होता है, यानी कि वो छोटा सा चिंगारी से भी बहुत तेज़ी से जलता है, एक पॉप साउंड से जलता है। तो उसका टेस्ट के लिए जहाँ पे रिएक्शन हुआ वहाँ से जो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हुआ वहाँ पे स्टिक ऑफ मैच, जो कि बर्निंग मैच होगा, जलता हुआ मैच स्टिक एक ले जाएंगे। वो मैच स्टिक ले जाते ही वो हाइड्रोजन गैस पॉप साउंड करते हुए बर्न हो जाएगा बहुत तेज़ी से। तो इस तरीके से हम लोग पता कर सकते हैं कि एसिड और मेटल के रिएक्शन में हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हुआ है। थर्ड क्वेश्चन है, अ मेटल कंपाउंड ए रिएक्ट्स विद डाइल्यूट HCl टू प्रोड्यूस एफरवेसेंस। एफरवेसेंस मतलब बबल्स। द गैस इवॉल्व्ड एक्सटिंग्विशेस अ बर्निंग कैंडल। राइट अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन इफ वन ऑफ द कंपाउंड्स फॉर्म्ड इज कैल्शियम क्लोराइड। तो इसका आंसर ये होगा कि जब मेटल कंपाउंड यानी जो ए मेटल कंपाउंड है वो HCl के साथ जब रिएक्शन करेगा तो एक गैस इवॉल्व होगा उसमें से, जो कि एक बर्निंग कैंडल को एक्सटिंग्विश यानी बुझा देगा। इसका मतलब वो गैस CO2 हो जाएगा। साफ साफ समझ में आ रहा है। तो किसी भी एसिड से जब मेटल रिएक्शन करता है तो एक गैस फॉर्म करता है जो कि कार्बन डाइऑक्साइड हो सकता है या हाइड्रोजन गैस, फिर एक सॉल्ट फॉर्म करेगा। तो हम लोग को मेटल कंपाउंड अभी पता नहीं है, लेकिन सॉल्ट पता है, वो है कैल्शियम क्लोराइड। इससे हम लोग को ये पता चल जाता है कि मेटल जो होगा वो होगा कैल्शियम, और CO2 फॉर्म कर रहा है यानी इसका कंपाउंड या तो कार्बोनेट या तो हाइड्रोजन कार्बोनेट होगा। तो इससे ये पता चल गया कि जो रिएक्शन होगा वो होगा कैल्शियम कार्बोनेट का, जो कि HCl के साथ रिएक्शन करने के बाद सॉल्ट कैल्शियम क्लोराइड फॉर्म किया, कार्बन डाइऑक्साइड और साथ में वाटर भी फॉर्म करेगा। अब हम लोग पढ़ेंगे रिएक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड्स विद एसिड। तो मेटल ऑक्साइड क्या होता है? मेटल ऑक्साइड वो होता है जब मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है तो मेटल ऑक्साइड फॉर्म करता है। तो इस रिएक्शन में जब मेटल ऑक्साइड एसिड के साथ रिएक्शन करता है तो एक सॉल्ट और एक वाटर फॉर्म करता है। और जो मेटल ऑक्साइड होता है वो होता है बेसिक इन नेचर, वो एक बेस होता है। और यह एक एग्जाम्पल दिया हुआ है। अब हम लोग पढ़ते हैं, वाई डज द कलर ऑफ कॉपर ऑक्साइड चेंज व्हेन रिएक्ट विथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो कॉपर ऑक्साइड का कलर क्यों चेंज हो जाता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन करते समय? तो कॉपर ऑक्साइड का कलर होता है ब्लैक, लेकिन जब वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन करता है तो उसका कलर बन जाता है ब्लू ग्रीन। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कॉपर ऑक्साइड एक बेस है और जब वो रिएक्शन करता है एक एसिड के साथ तो एक सॉल्ट फॉर्म होता है कॉपर क्लोराइड, जो कि ब्लू ग्रीन कलर का होता है, इसी कारण उसका ये कलर आता है। अब पढ़ते हैं वाई मतलब एसिड एंड बेस रिएक्ट विथ ईच अदर। तो एसिड बेस एक दूसरे के साथ रिएक्शन करके सॉल्ट और वाटर फॉर्म करता है, एक दूसरे के साथ वो दोनों रिएक्शन करके सॉल्ट और वाटर फॉर्म करता है। तो यहाँ एक एग्जांपल है, सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड जब रिएक्शन करता है तो सोडियम क्लोराइड जो कि एक सॉल्ट है और वाटर फॉर्म करता है। और इसी रिएक्शन को जो एसिड और बेस के बीच होता है जिससे सॉल्ट और वाटर फॉर्म होता है, इसको न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। तो आगे का हम लोग
कंटिन्यू करेंगे पार्ट 2 में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।